नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे कि उनके शासन के दौरान कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लोदी वंश सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी, जब बहलोल लोदी की मृत्यु लू लगने के कारण 1489 ईस्वी में हो गई थी, तो मृत्यु से पूर्व ही, मरने से पहले ही बहलोल लोदी ने अपने तीसरे पुत्र, कौन, तीसरे पुत्र सिकंदर लोदी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था निजाम खां। कहीं कहीं पर निजाम शाह पर शाह भी इनका नाम मिलता है, इसलिए मैं दोनों नाम ही आपको जानकारी दे देता हूं। तो होता क्या है, बहलोल लोदी जब इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, ये बहलोल लोदी के तीसरे पुत्र थे। इनका नाम निजाम खां था। इनकी जो मां थी वो जेवंद थी। इनकी मां जेवंद थी, जो कि एक सुनार की पुत्री थी। किसकी? सुनार की पुत्री थी। इसके बाद में यानी 1489 ईस्वी में सिकंदर 1489 ईस्वी में सिकंदर सुल्तान बनता है और 1517 ईस्वी तक ये शासन करता है। यहां पर आप एक चीज जान लीजिए, कहीं कहीं पर ये जो शब्द है 17, ये 16 भी मिलता है। क्या? 16 भी मिलता है, कहीं कहीं पर ये 17 भी मिलता है। इसलिए मैंने आपको दोनों जानकारी देना उचित समझा। होता क्या है, ये जो निजाम खां है 1489 ईस्वी में ये सुल्तान बनता है। इसका नाम सिकंदर नहीं था, निजाम था पहले। लेकिन जब ये सुल्तान बनता है तो सिकंदर लोधी के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। किसके नाम से? सिकंदर लोधी के नाम से। लेकिन यहां भी सिकंदर लोधी भी मिलता है, कहीं कहीं पर इनका नाम सिकंदर शाह लोधी भी मिलता है। सुल्तान की जब इन्होंने सुल्तान ये बने थे, तो मैंने आपको वो दोनों नाम बता दिए, कहीं पर सिकंदर शाह लोधी और कहीं पर सिकंदर लोधी के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। सुल्तान बनते ही इनके सामने एक समस्या पैदा होती है जौनपुर की। ये जौनपुर पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन जौनपुर पर ये विजय नहीं कर पा रहे थे। अब विजय क्यों नहीं कर पा रहे थे? एक समस्या थी कि जो बंगाल के शासक थे, कहां के? बंगाल के शासक थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन साहब जो थे, ये जौनपुर की मदद करते थे, यानी जौनपुर को सैन्य ताकत देते थे, जिससे कि वो सिकंदर का सामना कर सके। होता भी यही था, जब तक बंगाल ने यानी हुसैन शाह ने जौनपुर के लिए सैन्य ताकतें दी, तब तक जौनपुर सिकंदर के अधिकार में या अधीन नहीं आ पाया। तो ये क्या करता है सिकंदर, ये बंगाल के जो शासक थे अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये उससे बोलते हैं कि आप जौनपुर की मदद ना करें। तो उससे ये करते हैं समझौता। जब ये समझौता करते हैं और बंगाल का शासक मान जाता है, जब मान जाता है तो उसके बाद में सिकंदर क्या करता है, जौनपुर पर अपना अधिकार कर लेता है, यानी जौनपुर को ये अपने अधीन कर लेते हैं और दिल्ली सल्तनत पे मिला लेते हैं। यानी जौनपुर को अब जीत लिया गया और दिल्ली सल्तनत में या सिकंदर के साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद में एक चुनौती और होती है, वो होती है अफगान अमीरों की, क्योंकि ये एक सुनार के पुत्री के पुत्र थे। तो अफगान अमीर जो थे वो इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, सुल्तान बनते ही सबसे पहले उन्हीं को सबक सिखाते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में रखते हैं। उन्हें समझाते हैं कि जो साम्राज्य का राजा है वही सब कुछ होता है, अमीर कुछ नहीं होते। जो भी होते हैं
सुल्तान के नीचे होते हैं, यानी राजा के नीचे होते हैं। ये उन पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार ये अमीरों को भी अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। इसके बाद में इन्हें अपने साम्राज्य से जो खतरा महसूस होता है वो होता है राजपूतों से, कि भाई राजपूत राज्यों को किस प्रकार अपने साम्राज्य में मिलाया जाए। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, राजपूत राज्य के सीमा पर 1504 में ये एक नया नगर बसाते हैं जिसका नाम था आगरा। तो कब बसाते हैं, ये 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करते हैं। कौन, सिकंदर लोधी। किस मकसद से करते हैं, ताकि यहां पर रहकर राजपूत राज्यों पर नजर भी रखी जाए और समय आने पर जल्दी से, यानी दिल्ली से आगरा थोड़ी दूर था तो वहां से राजपूतों पर नियंत्रण कर लिया जाए। तो होता भी यही है। 1504 में यह आगरा नगर की स्थापना करते हैं और वहां पर एक किला बनाते हैं, जो किला किस नाम से मशहूर है, बादलगढ़ के किले के नाम से मशहूर है। एक किला बनवाया इन्होंने, बादलगढ़ का किला, ये बनवाते हैं। और उसके बाद में 1506 ईस्वी में, इसमें 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। 1506 ईस्वी में यह आगरा को अपनी राजधानी बनाता है, यानी पहले सुल्तान जो कि दिल्ली को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। कहीं कहीं पर आगरा को 1504 में भी सिकंदर लोधी की राजधानी दिखाया गया है। तो इसलिए वो सारी जानकारी जो छोटी से छोटी है, जो विद्यार्थियों को परेशान कर सकती हैं, उनके बारे में मैं विस्तार से बातें करता चलूंगा। 1506 ईस्वी में ये आगरा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इसी दौरान एक विद्वान थे, संत थे, ठीक है, कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया वही हैं जिनसे हमेशा गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के मतभेद रहे, क्योंकि किताबों में मोहम्मद बिन तुगलक से भी और गयासुद्दीन तुगलक से भी इनके मतभेद दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो सिकंदर लोधी था वो इस्लाम के प्रति बहुत ज्यादा धर्म अंध था। धर्मन यानी इस्लाम को बहुत ज्यादा मानने वाला, जिसके चलते ये जो सिकंदर लोधी है ये क्या करता है कि इसने मुहर्रम और ताजिए इनको बंद करवा दिया। ये अपने धर्म के प्रति यानी इस्लाम के प्रति बहुत ही धर्मअंध थे, कट्टर थे। तो ये क्या करते हैं, इस्लाम के जो विपरीत थे ताजिए और मुहर्रम को भी ये बंद करवा देते हैं। स्त्रियों को संतों और पीरों की मजार पर जाना और पूजा करने पर भी ये प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके बाद में हिंदुओं पर भी ये बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। अत्याचार का मतलब कि ये सबसे पहले हिंदुओं के भाई अपने धर्म के प्रति धर्मअंध होने के कारण ये नगरकोट के मंदिर, मथुरा के मंदिर और चंदेरी के मंदिरों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं अपनी धर्म अंधता के कारण। नगरकोट के मंदिर को जब ये तबाह करते हैं, नष्ट करते हैं, तो मंदिर के पत्थर के जो टुकड़े थे, मूर्तियों के जो टुकड़े इन्होंने करे थे, ये उन पत्थरों को कसाईयों को दे देते हैं कि ये लो और इन्हें बाट के रूप में आप प्रयोग करो। यानी इससे कसाई जो कि मीट बेचते हैं, मांस बेचने के लिए ये उन मंदिरों के टुकड़ों को दे देते हैं कि आप अब इनसे तोलकर मीट बेचा करो। ये इतने धर्मअंध और कट्टर मुस्लिम शासक थे, अफगान शासक थे, ये जो मंदिरों को नष्ट करवा देते हैं। और क्या करते हैं, हिंदुओं पर स्नान करने पर, यानी मथुरा में जो स्नान करते थे हिंदू, मथुरा में या धार्मिक स्थल पर जो स्नान करते थे, ये स्नान करने पर, बाल कटवाने पर यानी बाल मुंडवाने पर ये प्रतिबंध लगा देते हैं। प्रतिबंध लगा देते हैं यानी उन्हें रोक देते हैं।
अपने शासन के दौरान। और क्या करते हैं, ये एक ब्राह्मण को जिंदा जला देते हैं। कहीं कहीं पर यह फांसी भी दिखाया गया कि फांसी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इनके शासन के दौरान, जब ये सुल्तान थे, तो केवल ये कह दिया था कि हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों पवित्र हैं, एक समान है। इसी बात को लेकर इन्होंने उस ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। कहीं कहीं पर ये फांसी भी मिलता है कि फांसी दे दी थी। ये दर्शाता है इनकी धर्म अंधता को, कि भाई ये अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर थे। जब ये सुल्तान बन जाते हैं तो अब शासन करते हैं तो ये क्या करते हैं, किसानों को उनकी गरीबी से उठाने के लिए, व्यापारियों को उनको व्यापार करने के लिए, क्योंकि इनके समय में सारी वस्तुओं का मूल्य थोड़ा कम था, तो इसे क्या करते हैं, ये क्यों कम था, वो इसी कारण कम था कि ये खाद अन्न पे लगने वाले करों को इन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए इनके समय में जो वस्तुएं बिकती थी वो बहुत सस्ती हो गई थी। एक तो इन्होंने खाद अन्न यानी अनाज करों को समाप्त कर दिया, दूसरा व्यापार पे लगने वाला जो इनका प्रतिबंध था उसको हटा दिया, जो कि इनके पूर्वजों द्वारा लगाया गया था, इससे पहले सुल्तानों द्वारा। तो इसने व्यापार प्रतिबंधों को भी हटा दिया। अपने राष्ट्र की आय बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करते हैं, ये भूमि की पैमाइश कराते हैं, भूमि को नापते हैं। तो क्या करते हैं, भूमि नापने के लिए इन्होंने क्या चीज चलाई अपने शासन के दौरान, गजे सिकंदरी इन्होंने भूमि की पैमाइश के लिए एक पैमाना बनवाया, जिसका नाम क्या था, एक पैमाना बनवाया जिसका नाम था गजे सिकंदरी, जो कि 30 इंच का होता था। कितने इंच का? 30 इंच का होता था, जो कि अकबर के समय तक चला था, अकबर के समय तक ये चला भी था। ये पहले ऐसे सुल्तान थे जो कि बेरोजगारों के लिए, किसके? बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए मासिक भत्ता देते थे। मासिक यानी महीने वाला भत्ता, यानी बेरोजगार थे उनके लिए ये एक तरीके से वजीफा, यानी एक तरीके से राजकोष की तरफ से, सुल्तान की तरफ से उन्हें रोजगार के लिए या उनके गुजर बसर के लिए कुछ धनराशि दी जाती थी, जिसे मासिक भत्ता कहते थे। हिंदुओं पर ये क्योंकि बहुत ज्यादा कट्टर थे अपने धर्म के प्रति, तो ये हिंदुओं पर क्या करते थे, जजिया कर इन्होंने पुनः लगाया, यानी इन्होंने भी जजिया कर ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर लगाया। ठीक है, इसके बाद हम जो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, हम केवल उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है, और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये संस्कृत की पुस्तक कहां से, नगरकोट से पुस्तकें भी लाए थे जो संस्कृत की पुस्तक थी। उन संस्कृत की पुस्तकों का इन्होंने किस भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत की पुस्तकों का भी इन्होंने, जो कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक थी, उनका इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया। और क्या किया, अपने शासन के दौरान आयुर्वेद का एक ग्रंथ था, आयुर्वेद का जो ग्रंथ था, आयुर्वेद जो कि एक आयुर्वेद जो होता है वो चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ होता है, तो इन्होंने उस आयुर्वेद ग्रंथ का किस नाम से, फिरंग ए सिकंदरी, आयुर्वेद ग्रंथ का जो अनुवाद था वो फिरंग ए सिकंदरी के नाम से इसकी रचना की। किसमें? फारसी भाषा में। याद रखना, ये फारसी भाषा में ये आयुर्वेद के ग्रंथ का भी अनुवाद कराते हैं।
इसके बाद इनके शासन के दौरान, क्योंकि ये खुद एक विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, उन्हें संरक्षण भी देते थे और खुद भी कविताएं लिखते थे, क्योंकि ये विद्वानों का आदर करने के साथ साथ खुद भी कविता भी लिखते थे। तो इन्होंने एक संगीत का ग्रंथ था, संगीत का ग्रंथ मानो या उसे पुस्तक मान लीजिए, संगीत की पुस्तक थी जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या नाम था? लज्जत ए सिकंदर शाही की भी रचना इन्होंने की, यानी संगीत के ग्रंथ की, संगीत के ग्रंथ की किसके नाम से रचना करी? लज्जत ए सिकंदर शाही की इन्होंने रचना की। और इनके शासन के दौरान चिकित्सा शास्त्र, किसका? चिकित्सा शास्त्र। आप यहां पर इसे चिकित्सा शास्त्र कह सकते हैं, यानी ये आयुर्वेद से ही निकला हुआ, आयुर्वेद के ऊपर ही जो ग्रंथ बनते हैं वो चिकित्सा से संबंधित होते हैं। इसलिए इनके शासन के दौरान चिकित्सा शास्त्र पर इनके वजीर कौन थे? सिकंदर लोदी का जो वजीर था उसका नाम था मियां भुआ। मियां भुआ उसका नाम था, कहीं कहीं पर मियां भुवन भी इनका नाम मिलता है। तो सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद के ग्रंथ का फिरंगे सिकंदरी के नाम से रचना की और इनके वजीर ने चिकित्सा शास्त्र का जो ग्रंथ था, यानी चिकित्सा शास्त्र पर इनके जो वजीर थे मियां भुआ या मियां भुवन ने यादें नुसाफियाएं, क्या? यादें नुसाफियाएं और यादें नुसाफियाएं सिकंदरी और तिब्बते सिकंदरी, सॉरी मैं तिब्बते बोल गया, तिब्बे सिकंदरी की रचना की। ये किसने की मेरे प्यारे साथियों? ये चिकित्सा शास्त्र पर सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने यादें नुसाफियाएं सिकंदरी और तिब्बे सिकंदरी की रचना इनके वजीर मियां भुआ ने की थी। कहीं कहीं पर मियां भुआ को मियां भुवन भी लिखा गया है। तो किस पे करी थी? चिकित्सा शास्त्र पे। ये खुद भी विद्वान थे, जो कि मैंने अभी आपको जानकारी दी, ठीक है। सिकंदर लोदी खुद भी विद्वान था और ये स्वयं गुलरुखी, क्या? गुलरुखी या गुलरुख, मैंने वो दोनों नाम ही आपको बता दिए जो कि मिलते हैं, गुलरुखी और गुलरुख। ये पेपरों में पूछा गया, इनसे पेपरों में पूछा गया ये सवाल भी है कि गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वयं सिकंदर लोदी गुलरुखी या गुलरुख के नाम से किस भाषा में? फारसी भाषा में कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। तो वो संगीत प्रेमी भी था, ठीक है ना, और अपने धर्म के प्रति कट्टर भी था। वो किस प्रकार सुल्तान बना, हमने उसकी जानकारी भी ली। अब होता क्या है, इसके बाद में सिकंदर 1494 ईस्वी और 1495 ईस्वी, यानी 94 और 95 ईस्वी में ये बिहार की तरफ बढ़ते हैं। जब ये बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो 1494-95 में ये बिहार को जीत लेते हैं और अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। और बंगाल से क्या है, बंगाल का शासक था अलाउद्दीन हुसैन साहब, उससे ये संधि कर लेते हैं, ठीक है ना। बंगाल से ये संधि करते हैं, बंगाल के सुल्तान से ये संधि कर लेते हैं। अब होता क्या है, इसके बाद में जो सिकंदर लोदी है वो ग्वालियर को जीतने के लिए चलता है कि भाई अब हम करेंगे ग्वालियर पर अधिकार। लेकिन बीमार होने के कारण, देखो कहीं कहीं पर इनकी बीमारी का कारण गले की खराबी बताया जाता है, ठीक है ना। तो गले की बीमारी के कारण या बीमार होने के कारण ये 1516 व 17 में, 1516 और 17, वो मैंने दोनों ही वर्ष आपको दे दिए हैं कि जब ये ग्वालियर जाते हैं जीतने के लिए, लेकिन बीमार होने के कारण, गले की बीमारी होने के कारण
1516 और 17 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद में जो सुल्तान बनते हैं वो बनते हैं इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं और उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं सिकंदर लोधी से संबंधित, उनके साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।